नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। विधि आयोग के अध्यक्ष की हुई नियुक्ति। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी बने अध्यक्ष। गैर सांविधिक संस्था है विधि आयोग। भारत यात्रा पर आएगी UNFPA यूनिसेफ ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मैरिज की टीम। बाल विवाह पर निगरानी करना मकसद। देश में कम हुई है बाल विवाहों की संख्या। और G20 की वेबसाइट, लोगो और थीम लॉन्च। 2023 में होगा G20 का सम्मेलन। जम्मू कश्मीर में होगा आयोजन। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे कर्नाटक हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। इसके अलावा जस्टिस KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्या और M करुणानिधि की नियुक्ति अन्य सदस्यों के तौर पर की गई है। आपको बता दें कि विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है। इसका गठन सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के जरिए किया जाता है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के तहत एक सलाहकारी निकाय है। विधि आयोग भारत में मौजूद कानूनों की बेहतर समीक्षा पेश करता है। यह आयोग सरकार द्वारा दिए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार पर रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन साल 1955 में किया गया था। इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। उसके बाद से हर 3 साल पर इसका गठन किया जाता है। गौरतलब है कि 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को खत्म हुआ था। उसके बाद 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लंबे समय से पेंडिंग थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दायर की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सीमा दर्शन परियोजना के तहत नागरिकों से नादाबेट और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने की अपील की है। नादाबेट गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। यह भारत पाक सीमा पर स्थित है। इसे साल 1971 में हुई भारत पाक की लड़ाई में दुश्मन सेना को रोकने के लिए प्रयोग किया गया था। नादाबेट को सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के तहत बाघा बॉर्डर की तर्ज पर तैयार किया गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। साथ ही नागरिकों को BSF पर्सनल्स की लाइफस्टाइल को नजदीक से देखने का मौका भी मिलेगा, जिससे लोगों को पता चल सके कि देश की सेवा में लगे ये सैनिक अपना जीवन कैसे बिताते हैं। आपको बता दें कि सीमा दर्शन पहल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी लॉन्च किया गया था। इसमें स्कूली बच्चों को सीमाई इलाकों में विजिट कराना मकसद था। UNFPA यूनिसेफ ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मैरिज की टीम भारत यात्रा पर आने वाली है। इसका मकसद भारत में बाल विवाह के लिए किए गए सरकारी प्रयासों के बारे में जानकारी जुटाना है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि कोविड महामारी के चलते बाल विवाहों में इजाफा हुआ है। UNFPA यूनिसेफ के मुताबिक कोविड के चलते तकरीबन 10 मिलियन बच्चे बाल विवाह का शिकार हो सकते हैं। भारत में पिछले दशक में बाल विवाह में कमी आई है। कोविड के चलते इन प्रयासों पर पानी न पड़े, इसलिए निगरानी जरूरी है। यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल तकरीबन 12 मिलियन लड़कियां बाल विवाह का शिकार होती हैं। सतत विकास लक्ष्य 5.3 में बाल विवाह के उन्मूलन का लक्ष्य 2030 के लिए रखा गया है। गौरतलब है कि भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए कई कानून काम करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 बाल विवाह को रोकने के लिए काम करते हैं। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने शादी के लिए महिलाओं की उम्र 21 करने का प्रस्ताव किया है, जिस पर एक समिति विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर मेंशन किया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को पर्सनल लॉज के मुकाबले ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सतत विकास लक्ष्य संख्या 5.3 के तहत 2030 तक बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को 1993 में रेटिफाई किया था। आपको बता दें कि साल 2016 में यूनिसेफ ने UNFPA के साथ मिलकर बाल विवाह को रोकने के लिए वैश्विक कार्यक्रम लॉन्च किया था। ये कार्यक्रम बाल विवाह से सबसे ज्यादा प्रभावित 12 देशों में लॉन्च किए गए थे। इन 12 देशों में भारत भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की वेबसाइट, लोगो और थीम को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने G20 इवेंट में देश के नागरिकों से वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया के सामने लाने की अपील की है।
दरअसल साल 2023 में G20 के भारत में होने वाले सम्मेलन को जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से संभालेगा। यह भारत में G20 की पहली मीटिंग होगी। पीएम ने देश के नागरिकों से इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन के लिए सुझावों की भी मांग की है। आपको बता दें कि G20 एक 20 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसमें शामिल देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की और यूनाइटेड स्टेट्स तथा द यूनाइटेड किंगडम। G20 के सदस्य वैश्विक जीडीपी में तकरीबन 90% तो वैश्विक जनसंख्या में 2/3 की हिस्सेदारी रखते हैं। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम, या फिर इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 का सम्मेलन भारत में साल 2022 में आयोजित किया जाना है। विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देख लेते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, भारत में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में निवास करते हैं। स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजीज के निर्धारण के मानदंड में से एक है। देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक तौर पर नोटिफाइड हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, या फिर केवल एक और दो? और सही जवाब है विकल्प डी, यानी केवल एक और दो। तीसरा कथन गलत है क्योंकि देश में अब तक 75 पीवीटीजीज आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं। अगला सवाल मैंने पूछा था, बिपिन चंद्र पाल संबंधित हैं? वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार, पर्यावरणविद। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी स्वतंत्रता सेनानी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये पहल आपको फायदा पहुंचा रही होगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टडी IQ IAS हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आज पूछे गए दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।